क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की उंगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट अद्वितीय होते हैं। इसका मतलब यह है कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट कभी भी एक जैसे नहीं होते। और यह बात डीएनए अनुक्रमों के लिए भी सत्य है। यानी हमारे डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारों ए, टी, जी और सी का जो अनुक्रम होता है, यह अनुक्रम संभवतः जुड़वा बच्चों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति में अद्वितीय होता है, प्रत्येक व्यक्ति में बिल्कुल अलग होता है। किसी अपराध स्थल से अपराधियों की पहचान करने के लिए जिस प्रकार फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार इसके लिए डीएनए अनुक्रमों का भी उपयोग किया जा सकता है और इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग न केवल संदिग्ध व्यक्तियों में से अपराधी की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि इसका उपयोग पितृत्व परीक्षण जैसे कामों के लिए भी किया जा सकता है। इस वीडियो में हम किसी व्यक्ति के डीएनए फिंगरप्रिंट प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों के बारे में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा सुझाव है कि पहले आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझ लें, यानी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म या डीएनए बहुरूपता, सैटेलाइट डीएनए जिसे अनुषंगी डीएनए भी कहा जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और सदर्न ब्लॉट। आप हमारे कोर्स पर जाकर इन टॉपिक्स पर हमारे वीडियो देख सकते हैं। अब हमारे गुण सूत्रों में लगभग 6 गुणा 10 की घात 9 क्षार युग्म होते हैं। यदि हम इतने सारे क्षार युग्मों के संपूर्ण अनुक्रम का विश्लेषण करेंगे तो इसमें हमें बहुत अधिक समय लग जाएगा, जबकि जब हम किसी संदिग्ध व्यक्ति के डीएनए का विश्लेषण करते हैं तब हमें त्वरित परिणाम की आवश्यकता होती है। इसलिए हम पूरे 46 गुणसूत्रों के संपूर्ण अनुक्रम का विश्लेषण करने के बजाय इन गुणसूत्रों के केवल कुछ विशिष्ट भागों का विश्लेषण करते हैं और इन विशिष्ट भागों को सैटेलाइट डीएनए या अनुषंगी डीएनए कहा जाता है। इनका विश्लेषण हम क्यों करते हैं? क्योंकि सैटेलाइट डीएनए में निरंतर दोहराव वाले कई अनुक्रम होते हैं। जैसे इस अनुक्रम को देखिए, एटीसी एटीसी एटीसी। यहाँ एटीसी का बार बार दोहराव हो रहा है और सैटेलाइट डीएनए में इस तरह के कई अनुक्रम होते हैं। कई बार ये अनुक्रम इस अनुक्रम की तरह काफ़ी छोटे होते हैं, जिनमें दोहराव वाली प्रत्येक इकाई में केवल 3 नाइट्रोजनी क्षार हैं, जबकि कभी कभी दोहराव वाली प्रत्येक इकाई में 100 नाइट्रोजनी क्षार भी हो सकते हैं। इस प्रकार ऐसे डीएनए अनुक्रमों को जिनमें नाइट्रोजनी क्षारों के दोहराव वाली इकाइयाँ होती हैं, उन्हें सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है और इनमें उच्च स्तर का पॉलीमॉर्फिज्म यानी बहुरूपता देखने को मिलती है। इसका मतलब यह है कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच सैटेलाइट डीएनए के अनुक्रमों में अत्यधिक भिन्नता होती है। लेकिन उनमें यह भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है? तो इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में दोहराव वाली इकाइयों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे हो सकता है कि मेरे डीएनए अनुक्रम में इस तरह के दोहराव वाली इकाइयों की संख्या केवल 10 हो, लेकिन आपके डीएनए अनुक्रम में इनकी संख्या 100 हो। यहाँ डीएनए अनुक्रम की जिस इकाई का दोहराव हो रहा है वह हम दोनों में समान है, लेकिन मेरे डीएनए अनुक्रम की तुलना में आपके डीएनए अनुक्रम में इन दोहरावों की संख्या काफ़ी अधिक है। इसका मतलब यह है कि इस अनुक्रम वाला आपका डीएनए यानी आपका सैटेलाइट डीएनए इस अनुक्रम वाले मेरे सैटेलाइट डीएनए की तुलना में बहुत अधिक लंबा होगा। यानी हम दोनों के डीएनए में समान अनुक्रम की पुनरावृत्ति वाले भागों के आकारों में अंतर होगा और डीएनए के आकारों में इसी अंतर को ज्ञात करने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का उपयोग करते हैं। एक बार जब हम आकार के आधार पर डीएनए को अलग अलग कर लेते हैं, तब हम एक और तकनीक का उपयोग करते हैं जिसे सदर्न ब्लॉट कहा जाता है। और जब सदर्न ब्लॉट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब हमें प्रत्येक डीएनए अनुक्रम का एक विशेष पैटर्न मिलता है जिसे डीएनए फिंगरप्रिंट कहा जाता है। तो यह था डीएनए फिंगरप्रिंट प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को चरण दर चरण थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हम उस व्यक्ति के शरीर से एक नमूना प्राप्त करते हैं जिसका डीएनए फिंगरप्रिंट हमें पता लगाना है। यह नमूना उस व्यक्ति का रक्त या उसके बाल या उसकी लार या उसके शरीर की कोई भी कोशिकाएं जिनमें हमें उसका डीएनए मिल सकता हो, वे हो सकती हैं।
इसके बाद हम इन कोशिकाओं से उस व्यक्ति का डीएनए निकालते हैं और इस डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी प्रतिबंधन एंजाइम नामक एंजाइम से उपचारित करते हैं। ये प्रतिबंधन एंजाइम कई प्रकार के होते हैं और इनमें से प्रत्येक एंजाइम डीएनए में एक विशिष्ट अनुक्रम की पहचान कर सकता है और डीएनए अणु को वहाँ से काट सकता है। प्रतिबंधन एंजाइमों की इस विशेषता के कारण हम कई प्रतिबंधन एंजाइम लेते हैं और डीएनए को विभिन्न स्थानों से काट देते हैं, जिससे अब हमें डीएनए के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम डीएनए के इन सभी टुकड़ों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का उपयोग करके एक जेल पर चलाते हैं और उस जेल से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तब हमें जेल में इस तरह के अलग अलग डीएनए बैंड दिखाई देते हैं। चूँकि हमने संपूर्ण गुणसूत्र का डीएनए लिया है, इसलिए यहाँ हमें बहुत सारे बैंड मिलते हैं, लेकिन ये बैंड संख्या में इतने अधिक होते हैं कि इस बिंदु पर हमारे लिए यह पता लगाना मुश्किल होता है कि हमें किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना है और किस पर नहीं। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए अब हम सदर्न ब्लॉटिंग की विस्तृत प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया पर जाने से पहले हमें डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग करना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड यानी द्विकुंडलित होता है और सदर्न ब्लॉटिंग की प्रक्रिया से पहले हमें इन डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग करना होगा, क्योंकि सदर्न ब्लॉटिंग की प्रक्रिया एकल डीएनए पर काम करती है। इसलिए हमें इन्हें अलग करना पड़ेगा और इसके लिए हम जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसे डीनेचुरेशन यानी विकृतीकरण कहा जाता है। इस विकृतीकरण से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं और वे सारे डीएनए बैंड जो हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा प्राप्त हुए थे, वे सभी एकल स्ट्रैंड में मिल जाते हैं। इस प्रकार एक बार जब डीएनए स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं और एकल स्ट्रैंड वाले डीएनए बैंड मिल जाते हैं, तब हम इन डीएनए बैंड्स को एक नायलॉन मेम्ब्रेन पर स्थानांतरित करते हैं और फिर इस नायलॉन मेम्ब्रेन को एक विलयन में रखते हैं जिसमें डीएनए प्रोब होते हैं। अब यह डीएनए प्रोब क्या होते हैं? तो एक डीएनए प्रोब एकल स्ट्रैंड वाला एक छोटा डीएनए खंड होता है और इसका अनुक्रम उस विशिष्ट सैटेलाइट डीएनए के अनुक्रम का पूरक होता है जिसका हम पता लगाना चाहते हैं। इसलिए ये डीएनए प्रोब उन डीएनए बैंड से जाकर जुड़ जाते हैं जो सैटेलाइट डीएनए से संबंधित हैं, जिनका हमें पता लगाना है। ध्यान रहे कि यहाँ डीएनए प्रोब केवल उन्हीं डीएनए बैंड से जुड़ते हैं जिनका अनुक्रम इन डीएनए प्रोब के अनुक्रम का पूरक होता है। अब इसके बाद क्या होता है? हमें यह कैसे पता लगेगा कि डीएनए प्रोब कौन से डीएनए बैंड से जुड़े हैं? तो इसका उत्तर यह है कि इस चरण में हम जिन डीएनए प्रोब का उपयोग करते हैं वे सभी रेडियोधर्मी होते हैं। इसलिए जब ये रेडियोधर्मी डीएनए प्रोब अपने पूरक डीएनए बैंड से जुड़ जाते हैं, तब अतिरिक्त प्रोब युक्त विलयन को धुलकर अलग कर दिया जाता है, जिससे केवल वे प्रोब बचे रहते हैं जो नायलॉन मेम्ब्रेन पर अपने पूरक डीएनए खंडों से यानी पूरक डीएनए बैंड से जुड़े हुए हैं। इसके बाद इस नायलॉन मेम्ब्रेन को, जिसमें अब डीएनए बैंड से जुड़े हुए रेडियोधर्मी प्रोब हैं, इसे एक्सरे फिल्म के संपर्क में लाया जाता है और जब हम ऐसा करते हैं तब एक्सरे फिल्म में केवल वही डीएनए बैंड उजागर होते हैं, केवल वही बैंड दिखाई देते हैं जिनसे रेडियोधर्मी प्रोब जुड़े हुए हैं। इस फिल्म को ही डीएनए फिंगरप्रिंट कहा जाता है, यानी ये उन डीएनए बैंड्स के चित्र हैं जिनका हम पता लगाना चाहते थे। तो इस प्रकार हम किसी व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट प्राप्त करते हैं। लेकिन अब हम इस डीएनए फिंगरप्रिंट का क्या करते हैं, चलिए समझते हैं। तो मान लीजिए कि यह एक अपराध स्थल से संग्रहित किए गए किसी जैविक साक्ष्य जैसे रक्त, बाल या त्वचा की कोशिकाओं से प्राप्त किया गया किसी व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट है और हम इस डीएनए फिंगरप्रिंट से अपराधी की पहचान करना चाहते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 3 संदिग्ध व्यक्ति हैं और ये उन 3 संदिग्ध व्यक्तियों के डीएनए फिंगरप्रिंट हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट के लिए वीडियो को यहीं रोकें और मुझे यह बताएं कि इन 3 संदिग्ध व्यक्तियों में से
कौन अपराध स्थल पर मौजूद था। मुझे उम्मीद है कि आपने पता कर लिया होगा। चलिए समझते हैं। तो जब हम अपराध स्थल से संग्रहित किए गए जैविक साक्ष्य से प्राप्त डीएनए फिंगरप्रिंट का मिलान इन 3 संदिग्ध व्यक्तियों के डीएनए फिंगरप्रिंट से करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संदिग्ध नंबर 2 अपराध स्थल पर मौजूद था। क्यों? क्योंकि संदिग्ध नंबर 2 के डीएनए फिंगरप्रिंट के सभी बैंड्स अपराध स्थल से प्राप्त साक्ष्य के डीएनए फिंगरप्रिंट के बैंड्स के बिल्कुल समान हैं, जबकि संदिग्ध नंबर 1 और 3 के डीएनए फिंगरप्रिंट्स के केवल कुछ ही बैंड्स इससे मेल खाते हैं। यहाँ ध्यान रखें कि संदिग्ध की पहचान के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट के सभी बैंड्स का एक समान होना जरूरी है। इससे यह स्पष्ट है कि अपराध स्थल पर संदिग्ध नंबर 2 मौजूद था, यानी संदिग्ध नंबर 2 ही अपराधी है। इस प्रकार डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग अपराधी की पहचान करने के लिए किया जाता है। हालांकि यहाँ मैंने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की जिस प्रक्रिया के बारे में बताया है वह थोड़ा पुरानी है। वर्तमान समय में यह तकनीक काफ़ी उन्नत हो गई है। जैसे प्रतिबंधन एंजाइमों के स्थान पर अब पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग किया जाता है, जिसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में समझेंगे। इसी तरह रेडियोधर्मी प्रोब्स के स्थान पर आजकल फ्लोरोसेंट प्रोब्स का भी उपयोग किया जाता है। इसी तरह कुछ अन्य संशोधन भी हैं जिन्हें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की वर्तमान तकनीक में उपयोग किया जाता है, लेकिन इनके बारे में हम फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे।